insertion of recombinant DNA into the host cell organism मीन्स होस्ट सेल या होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर हम किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कराते हैं इसके बारे में जानेंगे. देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेटेड डीएनए इनटू रेसिपिएंट सेल्स मीन्स रेसिपिएंट सेल के अंदर लाइगेटेड डीएनए को इंट्रोड्यूस कराने के लिए रेसिपिएंट सेल कौन सी है मीन्स वही होस्ट सेल या होस्ट ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हम अपना लाइगेटेड डीएनए मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस कराएंगे, अंदर इंसर्ट कराएंगे हम लोग. ठीक है, उसके कई सारे मेथड्स होते हैं. नॉर्मली होता क्या है कि इसको इंसर्ट कराने से पहले रेसिपिएंट सेल आफ्टर मेकिंग देम कॉम्पिटेंट टू रिसीव मीन्स पहले हमको रेसिपिएंट सेल को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है मीन्स उसको इस लायक बनाना पड़ता है कि वो उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को रिसीव कर सके मीन्स अपने अंदर ले सके. टेक अप डीएनए प्रेजेंट इन इट्स सराउंडिंग. सो इफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग जीन फॉर रेजिस्टेंस टू एन एंटीबायोटिक, यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है कि हमने मान लिया कि हमारे पास एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जिसमें एक एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस जीन लगा हुआ है, इज ट्रांसफर्ड इनटू ई कोलाई. उसको हम ई कोलाई के अंदर, ई कोलाई सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं. ठीक है, द होस्ट सेल बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस सेल मीन्स जो हमारी होस्ट सेल थी, जो ई कोलाई सेल थी जिसके अंदर हमने रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन का जो हमने जीन अंदर एंटर कराया है, जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर कराया है, अब वो कहलाएगी आपकी ट्रांसफॉर्म्ड सेल. क्या कहलाएगी? आपकी ट्रांसफॉर्म्ड सेल. ठीक है, अब मान लीजिए हमें हमारे पास ट्रांसफॉर्म अनट्रांसफॉर्म दोनों तरह की सेल्स प्रेजेंट हैं ई कोलाई की. अब हमको ये रिकॉग्नाइज करना है कि हम कैसे जानेंगे कौन सी ट्रांसफॉर्म्ड और कौन सी अनट्रांसफॉर्म्ड है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए? इफ़ वी स्प्रेड द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स ऑन अगार प्लेट्स कंटेनिंग एम्पिसिलिन, अगार प्लेट जिसमें कि एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक पड़ी हुई है, ठीक है, उसमें हम लोगों ने इन ट्रांसफॉर्म सेल्स को डाल दिया. ओनली ट्रांसफॉर्मेंट्स विल ग्रो मीन्स जो सेल ट्रांसफॉर्मेंट सेल हैं मीन्स जिनके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट हो चुका है, ठीक है, केवल वो ग्रो करेंगी क्योंकि उनके अंदर क्या है? रेजिस्टेंस टू एन एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन है, जो कि एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस जीन है. तो एम्पिसिलिन के अंदर जाने पर उनके पास रेजिस्टेंस है तो वो उसमें ग्रो कर जाएंगे, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा एम्पिसिलिन का. लेकिन जो अनट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी? डाई हो जाएंगी, मर जाएंगी. अनट्रांसफॉर्म्ड रेसिपिएंट सेल्स विल डाई सिंस ड्यू टू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन. सिंस ड्यू टू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन one is able to select a transformed cell in the presence of ampicillin means एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के कारण हम में से कोई भी व्यक्ति एबल है मीन्स पहचान सकता है कि ट्रांसफॉर्म सेल कौन सी है इन द प्रेजेंस ऑफ एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में. ठीक है, तो हमने किसके मतलब किसकी प्रेजेंस में पहचाना? जो रेजिस्टेंस जीन लगा हुआ था. तो जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलेंगे? वो कहलाएगा आपका सेलेक्टेबल मार्कर. क्या कहलाएगा? सेलेक्टेबल मार्कर. ठीक है, नाउ ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट मीन्स जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने एंटर कराया था तो किसी रीज़न से ही तो एंटर कराया होगा, कुछ प्रोटीन्स के फॉर्मेशन के लिए एंटर कराया होगा. ठीक है, तो उस चीज़ को हम कैसे अब हम ऑब्टेन करेंगे, किस तरीके से उस प्रोडक्ट को हम लोग ऑब्टेन करेंगे, बनाएंगे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे. ठीक है, व्हेन यू इंसर्ट अ पीस ऑफ एलियन डीएनए इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर एंड ट्रांसफर इट इनटू अ बैक्टीरियल. ठीक है, मीन्स जब हम किसी एलियन डीएनए किसे बोल रहे हैं? जीन ऑफ इंटरेस्ट को. ठीक है, कि एक पीस को क्लोनिंग वेक्टर से जोड़ देते हैं. क्लोनिंग वेक्टर कौन सा है? वही प्लाज्मिड जिसमें हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर रहे थे. ठीक है, जोड़ देते हैं. अब जोड़ने के बाद क्या करेंगे? किसी बैक्टीरिया में या किसी प्लांट सेल में या किसी एनिमल सेल में इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे. ठीक है, और जब ये ट्रांसफ़र हो जाएगा तो यहाँ पर ये अपने आप ऑटोमेटिक एलियन डीएनए जो है अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा. प्लांट और एनिमल सेल एंड एलियन डीएनए गेट्स मल्टीप्लाइड. ठीक है, अपने आप उसे मल्टीप्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, अपने आप को बढ़ाना स्टार्ट कर देगा. इन ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज
द अल्टीमेट एम टू इज़ टू प्रोड्यूस अ डिज़ायरेबल प्रोटीन। तो बायोटेक्नोलॉजी में जितने भी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है हमारी, जो भी डीएनए बना रहे हैं हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो बना किस लिए रहे हैं? एक डिज़ायरेबल प्रोटीन को फाइंड आउट करने के लिए, पाने के लिए, कि हमें उससे कुछ प्रोडक्ट्स बनाने हैं। हैंस देयर इज़ अ नीड फॉर द, हमें ज़रूरत किस चीज़ की है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करे। जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तभी तो डिज़ायर्ड प्रोटीन बन के तैयार होगा। द फॉरेन जीन गेट्स एक्सप्रेस अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस, मीन्स जब उसकी अपने लायक फेवरेबल कंडीशन होगी तभी तो वो उस चीज़ को प्रोड्यूस कर पाएगा, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, डिज़ायरेबल प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, फॉर्म करेगा। एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन्स इन होस्ट सेल इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग मैनी टेक्निकल डिटेल्स, मीन्स कई तरीके से इसमें है। नॉर्मली लैब में भी किस तरीके से हम करते हैं, या फिर हम लोग एक लार्ज स्केल पे अगर प्रोडक्शन करते हैं तो किस चीज़ का यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। आफ्टर हैविंग क्लोन द जीन ऑफ इंटरेस्ट, मीन्स जब जीन ऑफ इंटरेस्ट का क्लोन तैयार हो गया, ठीक है, हैविंग ऑप्टिमाइज्ड द कंडीशंस टू इंड्यूस एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन, मीन्स अब हैविंग ऑप्टिमाइज द कंडीशंस मीन्स वो ऑप्टिमाइजेशन कंडीशंस मीन्स जिसमें वो अपने आप को एक्सप्रेशन कर पाएगा, ठीक है। वन हैज़ टू कंसीडर प्रोड्यूसिंग इट ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। मीन्स जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है क्लोनिंग तैयार हो गई, ठीक है। अब उसके टारगेट प्रोटीन को जो एक्सप्रेशन है, मीन्स जब उसको प्रोड्यूस करेगा टारगेट प्रोटीन को, उसको तो उसके लिए कुछ कंडीशंस अप्लाई होंगी, कुछ ऑप्टिमाइज कंडीशंस होंगी, जिस कंडीशंस में ही वो उस प्रोटीन को, टारगेट प्रोटीन को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। अगर ये चीज़ सफल हो गई हमारी तो इसको हम एक लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे उस चीज़ को, उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। If any protein encoding gene is expressed in a heterologous host मीन्स वही हमारा जो रेसिपिएंट है जिसके अंदर उसे हमने इंसर्ट कराया है, ठीक है। अब जब उसके अंदर वो प्रोटीन एनकोडिंग हो रही है, मीन्स वो प्रोटीन बनना स्टार्ट हो गई, तो उस प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, क्योंकि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के थ्रू बना के तैयार की जा रही है, ठीक है। द सेल harboring cloned gene of interest may be grown on a small scale in the laboratory, ठीक है। मीन्स जीन ऑफ इंटरेस्ट को रखने वाले जो क्लोन्ड सेल्स हैं हमारी, मीन्स जो रेप्लिकेशंस के बाद बनी थी, ठीक है, उनको एक स्मॉल स्केल पर तो हम लोग लेबोरेटरी में ग्रो करा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर उसी को हमें बहुत एक बड़े लार्ज स्केल पे चाहिए तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? कल्चर मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी। द कल्चर्स मे बी यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग द डिजायर्ड प्रोटीन एंड देन प्यूरिफाइंग इट बाय यूजिंग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स, मीन्स कल्चर का यूज़ करके, मीन्स ये कल्चर मीडिया का यूज़ करके जो डिज़ायर प्रोटीन है उसको एक्सट्रैक्ट करने में, या फिर अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स का यूज़ करके उस प्रोटीन को हम लोग प्यूरिफाई वगैरह भी करते हैं। The cells can also be multiplied in a continuous culture system wherein the used media is drained out from one side while fresh media is added from the other to maintain the cell in their physiologically मोस्ट। कहने का मतलब समझिएगा, यहाँ पर देखिए क्या था, यहाँ हम लेबोरेटरी में क्रिएट कर रहे थे। लेबोरेटरी में क्या है, कल्चर मीडिया कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए ले लिया, उसमें हमने उसको ग्रो कराया, तो जितना भी न्यूट्रिशंस था वो ख़त्म हो जाएगा उसमें। बट अगर हमें एक लार्ज स्केल पे अगर चाहिए तो मीन्स उसको हमें लगातार कंटिन्यूसली हमें उसको न्यूट्रिशन देते रहना पड़ेगा, उसी कंडीशंस को बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। वही चीज़ लिखी हुई है, मतलब कैन ऑल्सो भी मल्टीप्लाइड इन अ कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम, ठीक है। कंटिन्यूस का मतलब क्या हुआ भाई, कोई भी यूटेंसिल होगा तो कोई ना कोई साइज तो फिक्स हो गई, मीन्स हमने उसके अंदर एक मीडिया भर दिया, यूज्ड मीडिया। अब इस यूज मीडिया को ड्रेन आउट करेंगे, बाहर निकालेंगे फ्रॉम वन साइड, एक साइड से, और फ्रेश मीडिया उसमें एंटर कराएंगे एडेड फ्रॉम द अदर साइड, ठीक है। क्यों करा रहे हैं? कि उसकी फिजियोलॉजिकल जो कंडीशंस हैं उनको हमें मेंटेन रखना होता है। दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मैथड प्रोड्यूसेस अ लार्ज बायोमास, मीन्स एक बड़े स्केल पर हम लोग डिजायर्ड प्रोटीन को प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट yield appreciable quantities of products
टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज द डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर्स। ठीक है, मीन्स अगर हम लार्ज क्वांटिटीज़ में चाहते हैं, ठीक है भाई, देखिए स्मॉल से जो स्मॉल वॉल्यूम है कल्चर से, तो उसके लिए हम प्रोडक्ट तो फाइंड आउट कर नहीं सकते, केवल हम प्रोटीन को ही फाइंड आउट कर पाएंगे थोड़ी बहुत को। बट अगर हमें एक बड़े लेवल पे चाहिए, मीन्स ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? बायोरिएक्टर्स का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? बायोरिएक्टर्स का यूज़ करते हैं। वेयर लार्ज वॉल्यूम मतलब 100 to 1000 लीटर्स ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड, ठीक है, वॉज रिक्वायर्ड। मीन्स जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम कल्चर के एक तरीके से 100 से 1000 लीटर तक को प्रोसेस्ड किया जा सकता है कल्चर मीडिया में। ठीक है, अब ये बायोरिएक्टर्स नया नाम आ गया कि बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं। अभी नीचे आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे बायोरिएक्टर्स का, ये कैसा होता है। ठीक है, तो बायोरिएक्टर्स जो होते हैं बेटा जी, बायोरिएक्टर्स कैन बी थॉट ऑफ अ वेसल। एक वेसल है, इनमें रॉ मटेरियल भरा होगा और बायोलॉजिकली उसको बायोलॉजिकली कन्वर्ट किया जा रहा है कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट में, मीन्स जो प्रोडक्ट हमें रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से। इंडिविजुअल एंजाइम्स, किसी एंजाइम्स के फॉर्म में, ठीक है, यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल्स। मीन्स इनमें से किसी एक चीज़ का यूज़ करके जो हमें प्रोडक्ट चाहिए या कोई एंजाइम चाहिए तो उसमें इसको बायोलॉजिकली कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, बायोरिएक्टर्स प्रोवाइड द optimal conditions for achieving the desired product by providing optimum growth conditions। मीन्स बायोरिएक्टर में उसको एक ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड कराई जाती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए और जो हमारी सेल को, जिससे कि वो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सके या हमें जो एंजाइम चाहिए उसका फॉर्मेशन कर सके। इसमें हमें टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन सभी को एक ऑप्टिमल कंडीशन उसे देनी पड़ती है, मीन्स जो से कंडीशन रिक्वायर्ड है। नॉर्मली बायोरिएक्टर्स का स्ट्रक्चर आपको यहाँ नीचे दिया गया है, उसको आप देखिए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। और स्टेरॉइड टैंक रिएक्टर इज यूजुअली सिलेंड्रिकल। कैसा होता है शेप में? सिलेंड्रिकल होता है ये। ठीक है, विद अ कर्व्ड बेस। कर्व्ड बेस होता है, जब कर्व्ड बेस होगा तो क्या होगा, नीचे की तरफ थोड़ा बीच में पतला आएगा। जब कर्व्ड होगा तो हर चीज़ लुढ़क के कहाँ पहुँचेगी? बीच में पहुँचेगी। तो जो वहाँ पे एम्पायर लगे होते हैं वो उसको पूरे को घुमा के ढंग से मिक्स कर देते हैं। तो कर्व्ड बेस होता है। तो क्यों होता है? फैसिलिटेट मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर कंटेंट्स। द स्टीरर फैसिलिटीज इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। जब ढंग से कोई चीज़ मिक्स होगी तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी बायोरिएक्टर में। अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल्ड थ्रू द रिएक्टर। तो जो एयर है वो किस फॉर्म में निकली? बबल्स के फॉर्म में निकलेगी। जब बबल्स के फॉर्म में निकलेगी तो आप देखिए ये एक सीधी लाइन खिंची होती है तो एरिया कम होगा। जब बबल्स के फॉर्म में निकलेगी तो ऊपर की सरफेस कुछ इस तरीके से हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगा कि जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, इफ़ यू लुक एट द फिंगर closely, you will see that the bioreactor has an agitator system, an oxygen delivery system, and a foam control system, a temperature control system, pH control system, and sampling ports so that a small volume of the culture can be withdrawn periodically। मीन्स इसमें ये सारी चीज़ें लगी होती हैं ताकि इनको कंट्रोल किया जा सके और सैंपल को समय समय पर निकाल के चेक किया जा सके। मीन्स क्या क्या समझे आप? जो स्टेरॉइड टैंक है मीन्स रिएक्टर्स के, ये कैसे सिलेंड्रिकल होते हैं, इनका बेस कर्व्ड होता है। कर्व्ड होने से क्या होता है कि रिएक्टर के अंदर जो कंटेंट है वो आसानी से ढंग से मिक्स हो जाता है। बायोरिएक्टर्स के अंदर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी और उसकी मिक्सिंग का जो काम जो है वो कौन करेगा? स्टीरर करते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिवली जो होता है एयर के जो बबल्स के फॉर्म में जब उसमें से अंदर से भेजी जाती है, ठीक है, बायोरिएक्टर के अंदर, तो बबल्स के फॉर्म में ऊपर भी निकलेगी। ठीक है, तो बायोरिएक्टर्स में क्या कौन सिस्टम लगे हुए? एजिटेटर सिस्टम लगा होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम लगा होता है, इससे ऑक्सीजन अंदर जा सकती है, दूसरी तरफ से निकलेगी। अब फोम कंट्रोल सिस्टम लगा होता है, एक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम लगा होता है, पीएच कंट्रोल सिस्टम लगा होता है, सैम्पलिंग पॉइंट लगा होता है। सैम्पलिंग पॉइंट का मतलब होता है समय समय पर वहाँ से हम सैंपल निकाल के चेक करते रहते हैं कि जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो बन के तैयार हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग वो प्रोसेसिंग है जिसमें प्रोडक्ट के बनने के बाद उसको एक टेस्ट से गुजारा जाता है। मीन्स वो प्रोडक्ट हमारा सही बना
या नहीं बना। तो हर प्रोडक्ट के अलग अलग एक टेस्टिंग प्रोसेस होती है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेसिस स्टेज, मतलब इस स्टेज के कंप्लीट होने के बाद द प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेस बिफोर इट इज़ रेडी फॉर मार्केटिंग एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। मीन्स बायोसिंथेसिस स्टेज को पूरा करने के बाद मार्केटिंग के लिए एक फिनिश प्रोडक्ट की तैयारी हो चुकी है। लेकिन उस मार्केटिंग से पहले उस प्रोडक्ट को जो कई प्रोसेस से होकर निकलना पड़ता है, मीन्स उसको ये दिखाना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट हमारा जो है वो जेन्युइन है, वो हमारा सही है, जो जिस चीज़ के लिए बनाया गया है वो अपना इफेक्ट दिखाता है। दिस प्रोडक्ट हैज़ टू बी द प्रोडक्ट हैज़ टू बी फॉर्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स. Such formulation has to undergo through clinical trials as in case of drugs. Strict quality control testing for each product is also required. The downstream processing and quality control testing vary from product to product. Means प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस में सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन वगैरह सब कुछ शामिल होता है, ठीक है, जिसको हम मिला के पूरा बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। प्रोडक्ट को सुटेबल प्रिजर्वेशन के साथ फॉर्मुलेट किया जाता है। कहने का मतलब जब कोई प्रोडक्ट बन के तैयार, मान लीजिए चिप्स बनाए तो क्या है, उसको ऐसी कंडीशंस में भरा जाता है ताकि वो काफ़ी समय तक ख़राब ना हो। तो प्रोडक्ट को सुटेबल में प्रिजर्वेशन किया जाता है, संभाल के रखा जाता है उसे। ड्रग के केस में फॉर्मुलेशन जो होता है वो क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू होता है। कैसे होता है, मीन्स जो मेडिसिन बन गई उसको कहीं ना कहीं ट्रायल किया जाता है कि वाकई में वो इफेक्ट अपना कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। मीन्स जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं सभी के लिए कुछ ना कुछ क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग भी होती है। और ये डिपेंड करता है कि ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है कि क्या क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है उसके, या क्या डाउन स्ट्रीम प्रोसेस है उसकी जिसके थ्रू उसको प्योर किया जा रहा है। ये सभी की अलग अलग होती है। तो बेटा ये चैप्टर अपना एंड हुआ। थैंक यू।